लेकिन जब वो आखिरी मंजिल पर पहुंचा तो सच्चाई सामने आई। ये सब कुछ बस एक सपना था। असल में वो अब भी एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। फिर एक दिन शहर के बीचों बीच अचानक एक रहस्यमयी टावर उतर आया। कुछ लोगों को टावर ने खुद चुना, टावर क्लाइंबर्स बनने के लिए। अब उनके पास एक गेम जैसी सिस्टम इंटरफेस थी, जिससे वो आइटम्स और स्किल्स हासिल कर सकते थे। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया, ये सब इतना आसान नहीं है। टावर में समय समय पर टावर शॉक होता था और उसी दौरान टावर से भयानक मॉन्स्टर्स बाहर निकलते और इंसानों का कत्ल करने लगते। कुछ ही हफ्तों में दुनिया की 1/3 आबादी खत्म हो गई। लेकिन टावर के अंदर मौजूद लोग बाहर की दुनिया को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें बस एक ही रास्ता दिखता, टावर को जल्दी से जल्दी कॉन्कर करना। पर जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, मॉन्स्टर्स और ज्यादा ताकतवर होते गए। कई टावर क्लाइंबर्स उनकी लाशों के नीचे दब गए। उसी समय लोगों को एक चमत्कारी चीज मिली, रिग्रेशन स्टोन। ये स्टोन इंसान की यादों को बचाकर उन्हें अतीत में वापस भेज सकता था। रिग्रेशन स्टोन के आने के बाद कई टावर क्लाइंबर्स ने अपना प्रोग्रेस छोड़कर पास्ट में वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन एक ऐसा भी ग्रुप था जिन्होंने इससे उल्टा रास्ता चुना। उन्होंने उम्मीद उन लोगों पर रखी जिन्होंने रिग्रेशन स्टोन नहीं यूज किया था। वो लोग इंसानियत की आखिरी सुसाइड स्क्वाड बन गए। जे हुएम भी उन्हीं में से एक था। टावर की मंजिल दर मंजिल चढ़ते हुए जे हुए और उसकी टीम को पूरा यकीन था कि वो टावर को गिरा देंगे। लेकिन जब वो पहुंचे 98वीं मंजिल पर, वहां उनका सामना हुआ फ्लेम डीमन से। वो लड़ाई लगभग उनकी पूरी टीम का अंत बन गई। चारों तरफ उसके साथियों की टूटी हुई लाशें पड़ी थीं। गंभीर रूप से घायल जय हुआन के मन में पहली बार एक डर ने जन्म लिया, क्या उसकी सारी मेहनत, सारी लड़ाइयां बेकार थीं। वो टूटने ही वाला था कि तभी फ्लेम डीमन के पीछे से एक साथी की परछाई नजर आई। वो बार बार जय हुआन का नाम चिल्लाते हुए तलवार से हमला करता रहा। भले ही उसका डैमेज कुछ भी असर नहीं कर रहा था, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था, जैसे जय हुआन के जले हुए हौसले को फिर से जगाना चाहता हो। पर यह पल ज्यादा देर नहीं चला। फ्लेम डीमन ने अपनी नुकीली सींग उसके पेट में घुसा दी। ये देखते ही जय हुआन की आंखों में एक पागलपन भर गया। उसने अपने घावों की परवाह किए बिना एक हथियार उठाया और आगे बढ़ गया। और तभी उसकी आंखों के सामने एक चमकती हुई सफेद थ्रेड नजर आई, जिसका दूसरा सिरा मॉन्स्टर के हॉर्न से बंधा हुआ था। जे हुए का दिल तेजी से धड़क उठा, जैसे उसे कोई इशारा मिल गया हो। उसने अपनी तलवार उसी व्हाइट थ्रेड के साथ आगे बढ़ाई और अगले ही पल फ्लेम डीमन ढेर हो गया। 98वीं मंजिल का बॉस हार गया। पर जय हुआन की हालत बेहद नाजुक थी। जिस साथी ने जान बचाकर लड़ाई की थी, उसने खुद अपनी जान ले ली ताकि वो जय के बोझ न बने। और इसी दुख से टूटा हुआ जय हुआन अकेला आगे बढ़ा। जब उसने 99वीं मंजिल का दरवाजा खोला, वहां उसके सामने एक बर्फ से जमी हुई ठंडी सुनसान दुनिया थी। इस जगह का शासक था आइस ड्रैगन। इस ड्रैगन की ताकत अब तक की हर मंजिल से कहीं ज्यादा थी। जे हुएन ने जब 99वीं मंजिल पर कदम रखा था, तब से 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों में वो हर बार उस आइस ड्रैगन पर सिर्फ एक ही जगह हमला करता रहा, लेकिन नतीजा बस एक हल्की सी दरार। जे हुएन ने कोल्ड रेजिस्टेंस को मैक्स कर लिया था, लेकिन फिर भी वो बेयरली आइस ड्रैगन की सांस झेल पाता था। अगर उसके मरे हुए साथियों ने उसे अपना इक्विपमेंट ना दिया होता, तो वो शायद पहले ही मर चुका होता। आज उसका 1000वां चैलेंज था आइस ड्रैगन के खिलाफ। वो पूरी ताकत से उसके ब्रेथ के सामने खड़ा हो गया और जोरदार धमाके के साथ एक आइस क्रिस्टल से टकरा गया। जय हुआन खून से लथपथ हो गया। आइस ड्रैगन ने एक तिरस्कार भरी हंसी हंसी। 10 साल से वो जय को मार नहीं रहा था, क्योंकि वो बस उसकी उम्मीदों को धीरे धीरे तोड़ना चाहता था। और तभी जय हुआन के सामने अपने पुराने साथियों की परछाइयां दिखाई दी। जे हुए बर्फ के उस क्रिस्टल में फंसा हुआ था। उसके पुराने साथियों की आवाजें एक एक करके उसके कानों में गूंजने लगी, जैसे उसकी जीने की इच्छा को धीरे धीरे खत्म कर रही हो। लेकिन आइस ड्रैगन अब भी जे हुआन की इच्छा शक्ति को कम आंक रहा था। जे ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आइस क्रिस्टल से आजाद किया। दोनों हाथों से तलवार थामी और सीधा वार किया आइस ड्रैगन की तरफ। ये मूव वैसा ही था जैसा वो हर बार करता आया था, जिससे आइस ड्रैगन कुछ चिढ़ा सा लग रहा था। उसे पूरा यकीन था कि ये वार कभी उसकी बॉडी को पियर्स नहीं कर सकता, और सही भी था। सैकड़ों वार करने के बाद भी बस एक हल्का सा जख्म दिखा। अब आइस ड्रैगन ने अपना धैर्य खो दिया। उसके मुंह में एक बार फिर एनर्जी गैदर होने लगी। जे को एक जबरदस्त खतरा महसूस हुआ। वो जानता था अगर ये अटैक लग गया तो वो इससे बच नहीं पाएगा। और तभी एक बार फिर उसकी आंखों के सामने वो जानी पहचानी सफेद थ्रेड नजर आई। वही थ्रेड जिसने 98वीं मंजिल के बॉस को मारने का रास्ता दिखाया था। जय ने बिना वक्त गंवाए उसी डायरेक्शन में थ्रस्ट लॉन्च किया जहां वो थ्रेड इशारा कर रही थी। सेम रेसिपी बट डिफरेंट टेस्ट। जय का पूरा जोर लगाकर किया गया वार आइस ड्रैगन की जॉ को चीरते हुए उसकी एक आंख फोड़ गया। यह देखकर आइस ड्रैगन पूरी तरह रेज में आ गया।
उसने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया और उसके मुंह से लगातार निकलती ड्रैगन ब्रेथ ने पूरे एरिया को तबाही में बदल दिया। जे हुआन भाग रहा था, पर वो लगातार ब्रेथ की आग में फंसा हुआ था। आइस ड्रैगन ने उड़ते हुए जे को देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला। आइस ड्रैगन बोला, अफसोस, अगर तुम्हारे जैसे 10 इंसान और होते तो शायद तुम लोग मुझे हरा सकते। अगर तुम्हारी कौम नाइटमेयर स्टोन्स के धोखे में ना आती तो शायद तुम्हारी किस्मत कुछ और होती। ये सुनते ही जे की रफ्तार थम गई। वो कुछ पल के लिए जड़ हो गया, पर आइस ड्रैगन ने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया और दोबारा हमला किया। जे, जिसकी हेल्थ अब लगभग खत्म हो चुकी थी, जवाब तलाशने का इरादा छोड़कर भागते हुए वापस 98वीं मंजिल पर लौट आया। वो भारी लोहे के दरवाजे के पास बैठ गया और आइस ड्रैगन की वो बात याद करने लगा। रिग्रेशन स्टोन्स असली में नाइटमेयर स्टोन्स हैं। जे ने 5 साल तक बिना कुछ खाए पिए बिना सोए लगातार लड़ाई की और आखिरकार उसने 99वीं मंजिल के बॉस को हरा दिया। सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड दिया 99th फ्लोर नाइटमेयर का टाइटल। सारे एट्रीब्यूट वैल्यूज मैक्स हो गए और साथ में उसे मिला बॉस ड्रॉप, आइस ड्रैगन सॉर्ड। सब कुछ हासिल करके जे ने आखिरी दरवाजा पार किया। लेकिन जब वो पहुंचा 100वीं मंजिल पर, जो सीन उसके सामने था उसने जे को पूरी तरह चौंका दिया। स्क्रीन पर टावर के हर हिस्से की स्थिति दिखाई दे रही थी। हर एक जगह उसे जानी पहचानी लग रही थी। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। सिस्टम बोला, कंग्रेचुलेशंस, आप वर्ल्ड 294 के पहले खिलाड़ी हैं जिसने ट्यूटोरियल लेवल क्लियर किया है। ये सुनते ही जय हैरान रह गया। इतने सालों की मेहनत, इतनी सारी मौतें, सिर्फ एक ट्यूटोरियल लेवल। उसके गुस्सा करने से पहले ही एक अजीब क्रीचर सामने आया, शेर जैसा चेहरा और इंसान जैसा शरीर। वो खुद को नाइटमेयर टावर का मालिक बताता है, डीमन बीस्ट ब्यू। ब्यू ने जे को एक ऑफर दिया, वो चाहे तो गेम को दोबारा शुरू कर सकता है अपने सारे पास्ट मेमोरी के साथ। ये सुनते ही जय ने गुस्से से जवाब दिया। जे हुएम बोला, मैं कभी रिग्रेशन स्टोन यूज नहीं करूंगा जैसे मेरे पुराने साथियों ने किया। ये सुनते ही ब्यू जोर से हंस पड़ा और फिर उसने जे को एक ऐसा सच बताया जिसने जे की रूह तक हिला दी। ब्यू बोला, इस टावर में कोई भी आइटम नहीं है जो इंसान को पास्ट में वापस भेजती हो। वो सब सिर्फ नाइटमेयर स्टोन्स थीं। जो लोग ये सोचते थे कि वो पास्ट में जा रहे हैं, असल में वो नाइटमेयर्स के बनाए हुए एक झूठे सपने में फंस चुके थे। फिर ब्यू ने कहा कि जो राइट उसने जे को दिया है वो नाइटमेयर स्टोन से अलग है। वो जे को पास्ट में नहीं भेजेगा, बस गेम को फिर से शुरू करने का मौका देगा। ब्यू को लगा जे ये ऑफर जरूर स्वीकार करेगा, लेकिन जे ने ना सिर्फ मना कर दिया बल्कि खुलेआम ऐलान किया। जे हुआन बोला, मैं तुझे भी हराऊंगा और अगले फ्लोर तक पहुंचूंगा। ब्यू चुप हो गया, जैसे वो इस जवाब के लिए तैयार नहीं था। उसे लगा था उसका रिवॉर्ड काफी टेम्पटिंग होगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, जे ने एक सीधा थ्रस्ट लॉन्च किया जिसने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ब्यू नाइटमेयर टावर का मालिक था, उस पर कोई भी अटैक असर नहीं कर सकता था। बीस्टू बार बार समझा रहा था कि इस टावर की कोई अगली मंजिल है ही नहीं और बाहर की दुनिया भी तबाह नहीं हुई है। असल में जो लोग टावर में आए थे वो अब भी बाहरी दुनिया में बेहोश पड़े हैं। टावर के अंदर भले ही 15 साल बीत चुके थे, लेकिन असलियत में सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था। बीस्टू के मुताबिक जे हुआन अभी अभी ट्यूटोरियल क्लियर करके जो ताकत हासिल कर चुका है वो उससे लड़ने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। लेकिन जे टस से मस नहीं हुआ। बीस्टू उसे आसानी से मार सकता था, पर फिर भी नहीं मारा, क्योंकि जे उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक प्रीमियम मर्चेंडाइज था। ट्यूटोरियल में चुने गए कुछ खास लोगों में से एक, यहां तक कि वो देवता भी जो आमतौर पर डीमंस के साथ डील नहीं करते, वो भी जय को खरीदने को तैयार थे। अगर ये डील पूरी हो जाती तो बीस्टू को एक हायर लेवल डीमन में प्रमोट कर दिया जाता। अब उसे बस सब्र करना था। जे हुआन रोज रोज उसकी लिमिट चेक करता, लेकिन बीस्टू केवल उसे घायल करता, कभी मारता नहीं। धीरे धीरे बीस्टू चिड़चिड़ा होने लगा और यही मौका जय हुआन तलाश रहा था, क्योंकि जब टावर का मालिक धैर्य खोता तो जय को सवाल पूछने का हक मिल जाता। जे ने पूछा, ये टावर असल में कैसे काम करता है? बीस्टू ने टावर की सच्चाई बताई। ये टावर असल में बस एक स्क्रीनिंग सिस्टम है। कई अलग अलग डायमेंशंस और प्लैनेट से लोगों को यहां लाकर उन टावर क्लाइंबर्स को चुना जाता है जो नए वर्ल्ड्स में भेजे जा सकते हैं। डीमंस जैसे बीस्टू इस गेम में पार्टिसिपेंट्स की हेल्प के लिए होते हैं। जे ने पूछा, तू ये टावर ऑपरेट क्यों करता है? पर बीस्टू इस सवाल को टाल गया और कोई बहाना बना दिया। उसे नहीं पता था कि उसी वक्त उसके पीछे एक ऐसा सच आकार ले रहा था जिसे वो खुद नहीं देख सकता था। और जे हुएन धीरे धीरे अवेकनिंग की स्टेट में पहुंच रहा था। उसकी सारी एबिलिटी वैल्यूज अब नंबर के लिमिट तक पहुंच चुकी थीं। फिर भी वो टावर के आखिरी मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा था। जे सोचने लगा, क्या इंसानों की लिमिट्स को सच में डेटा से परफेक्टली रिस्टोर किया जा सकता है? क्या ये सिस्टम सच में इतना एक्यूरेट है? उसी पल जे की आंखों के सामने कुछ चमत्कारी हुआ। गोल्डन पार्टिकल्स हवा में तैरने लगे। ये पार्टिकल्स लगातार अपना रूप और स्ट्रक्चर बदल रहे थे। और तभी जे को एहसास हुआ, बीस्टू के पीछे जो सच छिपा था
वो इन्हीं पार्टिकल से बना था। यही था टावर क्लाइंबर अवेकनिंग का पहला चरण, डाउट यानी खुद सिस्टम पर शक करना। और इस ताकत से इंसान दुश्मन की कमजोरियां भी देख सकता है। जे हुए मिस्टू के शरीर से टावर के कई सीक्रेट्स को एक्सट्रैक्ट किया और फिर बोला। जे हुएम बोला, मैं अगले स्टेज के गेम में हिस्सा लूंगा 10 दिन बाद। इसके बाद 9 दिनों तक जे लगातार अपने डायरेक्ट थ्रस्ट को ट्रेन करता रहा। बीस्टू को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन उसे राहत थी कि अब सिर्फ एक दिन बचा था। लेकिन जब उसने टावर के बारे में सोचा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो तो इस टावर को यह सोचकर खरीद लाया था कि यह एक मास्टर लेवल नाइटमेयर टावर है, पर अब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक फर्स्ट जनरेशन एंटीक है। न्यू थर्ड जनरेशन टावर्स बिना पार्टिसिपेंट की रजामंदी के ट्यूटोरियल बंद कर सकते हैं और मर्चेंडाइज को इंटैक्ट रखते हैं, लेकिन इस पुराने सिस्टम में गेम तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक प्लेयर खुद न माने। इसीलिए बीस्टू टावर का मालिक होने के बावजूद जे को झेलता रहा। आखिरकार 10वां दिन आ गया। बीस्टू ने जे को नेक्स्ट स्टेज के रूल्स और गाइड दे दिए। वो खुश था, उसे लगा जे इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन तभी जे ने बिना किसी चेतावनी के एक सीधा डायरेक्ट थ्रस्ट कर दिया। ये मजाक बीस्टू को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अब का जे पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि अब वो उन पार्टिकल्स को देख सकता था और उसकी डायरेक्ट थ्रस्ट में अब एक अजीब सी अलग फीलिंग आ गई थी, जैसे कोई सोई हुई शक्ति जाग रही हो। गुस्से में बीस्टू ने काले आयरनवुड से जे को दीवार से टिका दिया। उसकी सोच अब टूट चुकी थी, उसने कंट्रोल खो दिया। और फिर उसने जे से कहा। जैसे ही बीस्टू वापस जाने की तैयारी कर रहा था, जे हुआन ने अचानक अपनी असली पहचान सामने रख दी। जे हुएन बोला, ग्रेटलैंड में तुम्हें प्रैंक जेंटलमैन कहा जाता है ना? पिछले 784 सालों में तुमने 128 अलग अलग वर्ल्ड्स में जाकर वहां की नस्लों के साथ गंदी ब्रीडिंग की है। तुम मुझे डार्क लॉर्ड हार्वेस्टर को बेचने की प्लानिंग कर रहे थे, है ना? वो सुनते ही बीस्टू पूरी तरह से दहल गया। उसकी आंखों में डर था। कांपती आवाज में वो बोला, तू है कौन? जे हुआन हल्के से मुस्कुराया। जे हुआन बोला, मैं वही मर्चेंडाइज हूं जिसे तुमने सालों से प्रिपेयर किया है, बेवकूफ। उसी वक्त जे हुआन ने अपनी काली आयरनवुड की रिस्ट्रेंट को तोड़ डाला। उसकी तलवार सीधा बीस्टू पर चली गई। एक लंबा कट बीस्टू के बाजू पर पड़ा और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। बीस्टू तुरंत पीछे हट गया। वो हैरान था। जे हुआन के हाथ में थी आइस ड्रैगन की तलवार। बीस्टू बोला, तू अडैप्टर बन चुका है? और उसी पल उसे समझ में आया कि टावर का असली मतलब क्या था। जे हुएन के डायरेक्ट अटैक्स अब उसके पहले वाले लिमिट से बहुत ऊपर थे। बीस्टू को डर लगने लगा था। अब वो एक पल की भी देरी नहीं कर सकता था। उसने नाइटमेयर टावर से अपना कनेक्शन एक्टिवेट कर लिया और अपनी पूरी ताकत उजागर कर दी। अब बीस्टू पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसके क्लॉज ने जे हुआन के चेहरे पर गोल गोल वार करने शुरू कर दिए। खून चारों तरफ बिखर गया। जे हुआन अब डिसएडवांटेज में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके हाथ में आइस ड्रैगन स्वॉर्ड लगातार डायरेक्ट थ्रस्ट कर रहा था। 10 अरब से भी ज्यादा बार इंसानी हदों को पार कर चुका था वो। और फिर उसी पल उसकी आंखों में वही जानी पहचानी रोशनी वापस आ गई। जे हुए अब सिस्टम की जंजीरों से आजाद हो चुका था। उसकी एबिलिटीज अब किसी लिमिट में नहीं थीं। उसने वो सेल्फलेस रियल्म पा लिया था, एक ऐसी स्थिति जहां वो खुद से भी ऊपर उठ चुका था। और तब उसे उस सफेद धागे का भी मतलब समझ में आया। जे हुएन की नजर उस धागे पर थी जो शायद डीमन और टावर के बीच का कनेक्शन था। उसकी आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन चमक रहा था। जे हुएन ने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को मजबूती से थामा और तलवार को उस धागे की ओर थ्रस्ट किया। तलवार की एनर्जी और बर्फीली चमक उस धागे को चीरती चली गई। बीस्टू अब सब समझ चुका था। जे हुए अब सिर्फ अडैप्टर नहीं था, वो अवेकनर्स के एक और भी ऊंचे लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइस ड्रैगन स्वॉर्ड ने उस धागे को काट दिया। नाइटमेयर टावर की पावर से कट चुके बीस्टू की चीख गूंज उठी। जे हुआन ने तलवार उसकी ओर तानी और ठंडी आवाज में बोला। जे हुआन बोला, तुम जैसे क्रीचर सोचते हो कि इंसान कोई मर्चेंडाइज है जिसकी कीमत तुम तय कर सकते हो, या फिर कोई डेटा जिसे तुम अपनी मर्जी से सिंप्लीफाई कर सकते हो? मैं अब तुम्हारी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलूंगा। जे हुआन ने गहरी सांस ली। जे हुए बोला, मैं इस जगह को खत्म करूंगा और अगले फ्लोर पर जाऊंगा। उसी पल जे हुआन का डेटा पैनल पूरी तरह से ग्लिच कर गया। टावर की प्रोटेक्टिव बैरियर टूट चुकी थी। बीस्टू जमीन पर कांप रहा था। बीस्टू चीखा, तू पागल हो गया है, कोई अगला फ्लोर नहीं है। जे हुआन ने उसकी तरफ देखा और बोला। जे हुआन बोला, नेक्स्ट फ्लोर है, बस तुम्हारे जैसे लोगों के पास वहां पहुंचने की क्वालिफिकेशन नहीं है। जे हुए ये सब इंपल्सिवली नहीं कर रहा था। बहुत पहले ही उसने टावर की दीवारों में कुछ अजीब से समझ से बाहर वर्ड्स देखे थे, और जब उसने टावर के असली एसेंस को समझा तभी वो उन शब्दों के मतलब को समझ पाया। नाइटमेयर टावर असल में तो बस फैंटेसी ट्री के टॉप पर मौजूद नाइटमेयर की एक कॉपी थी। ये टावर उस ट्री की जड़ थी और 100th फ्लोर के ऊपर एक और भी बड़ा वर्ल्ड मौजूद था। जे हुएन को अब उसी फैंटेसी ट्री की चोटी पर पहुंचना था और खुद अपनी आंखों से देखना था उस नफरत से भरे सिस्टम का अंत। और फिर जे हुआन ने अपनी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को ऊपर उठाया।
एक जबरदस्त डरावना स्वॉर्ड एनर्जी सीधा टावर की छत को भेद गया। टावर के तबाह होते ही नाइटमेयर टावर गेम पूरी तरह खत्म हो चुका था। जब जय हुआन ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो खुद को एक घने जंगल में पाया। ये वही दुनिया थी जो टावर की चोटी के पार थी। अब उसे इस नई दुनिया में चढ़ाई शुरू करनी थी, लेकिन पहुंचते ही उसका रास्ता रोक लिया एक डीमन वुल्व्स के झुंड ने। उनके सिर पर सींग थे और उनके शरीर इंसानों से कई गुना बड़े। जे हुआन ने बिना वक्त गंवाए एक ही बार में उनके शरीर को चीर दिया, लेकिन उस शोर ने एक और बड़ी मुसीबत खींच ली, एक 5 हॉर्न डीमन वुल्फ। उसके शरीर से निकलती खतरनाक ऑरा को महसूस करते ही जय हुआन समझ गया ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वो फौरन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। उसकी तलवार से निकली शार्प स्वॉर्ड एनर्जी ने सीधा हमला किया और उस भयंकर जानवर का सिर फाड़ दिया। जे हुएन ने उसके सिर से सींग निकाला और अपनी पीठ पर टांग लिया। उसी वक्त दूर से कुछ अजीब से लोग दिखे, डिस्काउंट पिकोलो जैसे अजनबी। जैसे ही उन्होंने जय हुआन की पीठ पर वो सींग देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। जे हुआन उनकी भाषा पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि वो सींग उनके लिए बहुत कीमती था। उसने सोचा क्यों ना इस सींग को देकर उनसे कुछ जरूरी जानकारी ले लूं, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। कोई चारा न बचा, जय हुआन ने उन्हें खत्म कर दिया और सिर्फ एक को जिंदा छोड़ा। लेकिन हैरानी की बात, वो जो जिंदा बचा था वो छोटा मोटा गुंडा जरूर था, पर बहुत जिद्दी निकला। जे हुआन की धमकियों के बाद भी उसने अपनी जबान काट ली और खुदकुशी कर ली। जे हुएन को कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। उसी वक्त उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बैग पर पड़ी। उसने अपनी अवेकन डाउट एबिलिटी का इस्तेमाल किया और चेक किया। ये एक सबस्पेस बैग था जिसमें 2 क्यूबिक मीटर्स की कैपेसिटी थी। क्योंकि नाइटमेयर टावर से निकलने के बाद उसका सिस्टम और आइटम स्लॉट्स काम नहीं कर रहे थे, ये बैग उसके लिए काफी फायदेमंद था। वो आगे बढ़ा और कुछ चमकते हुए पत्थरों पर नजर गई। फिर एबिलिटी से जांच की, ये सोल स्टोन्स थे। इनसे अडाप्टर स्पिरिचुअल पावर को जबरन बढ़ाया जा सकता था। जे हुएन ने सारे सोल स्टोन्स इकट्ठा कर लिए, लेकिन डिस्काउंट पिकोलोस की छोड़ी हुई बाकी चीजें उसे काफी भारी लग रही थी। वो उन्हें छोड़ने ही वाला था। तभी उसकी कमर पर बंधी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड अचानक कांपने लगी, जैसे कोई रोमन एम्परर जाग उठा हो। जे हुआन ने तलवार निकाली और अगली ही सेकंड तलवार एक विशाल मुंह में बदल गई और उन सारे हथियारों को निगल गई। जमीन पर सिर्फ एक स्क्रोल बची थी। जे हुआन ने उसे उठाया और खोला। ये फैंटेसी ट्री का नक्शा था। उसका मौजूदा लोकेशन केओस कहलाता था। इसी दौरान जंगल के दूसरी तरफ कुछ सींग वाले जानवर एक छोटी सी टीम का पीछा कर रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात, उस टीम की लीडर एक लड़की थी, जिसने अपने साथी की कमर में चुपचाप डैगर घुसेड़ दी। हर बार जब लाल बालों वाला लड़का गुस्से से पलटता, वो लड़की मासूम सी आवाज में कहती, ऊप्स, फिसल गया। और इस बार तो हद हो गई, उसने 2 हॉर्न बीस्ट को भी अपनी तरफ खींच लिया था। जे हुए अब एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन वुल्व्स को उसने इतनी मुश्किल से हराया, वो ये लोग कैसे बचते चले जा रहे हैं। उसे क्या पता था कि ये 2 हॉर्न बीस्ट किसी भी देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। अब लाल बालों वाला लड़का आखिरी जंग के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तभी वो लड़की खुद ही गलती से घायल हो गई। लड़का अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे ही वो पलटा और उस लड़की पर चिल्लाने लगा, वो 2 हॉर्न बीस्ट अब उसके सिर के ठीक ऊपर था और उसने अपना खून से भरा मुंह खोल दिया। उसी पल जे हुआन चट्टान से सीधा कूदा और अगली ही सेकंड वो जानवर जे हुआन की तलवार से भाले की तरह सिर के बीचों बीच भेदा जा चुका था। ये नजारा इतना तेज और खतरनाक था कि वहां मौजूद सब लोग एक पल को बिल्कुल चुप हो गए। जे हुआन को देखकर, उसकी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड थामे हुए, वो लड़की मीनो हैरान रह गई। असल में उसका इरादा था इन जानवरों से अपने साथियों को मरवा देने का, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई जे हुआन जैसा वहां मौजूद होगा। जे हुआन के अचानक आ जाने से उसका पूरा प्लान ही बिगड़ गया। लेकिन उसे और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उस 2 सींगों वाले राक्षस को, जिसे मारने के लिए आमतौर पर दर्जनों लोग लगते हैं, जे हुआन ने सिर्फ एक हल्के वार में खत्म कर दिया। इतनी ताकत शायद पूरे केओस रिल्म में कहीं और नहीं मिलती। ये सोचते ही वो तुरंत जे हुआन के पास गई और पूछा, तुम हो कौन? जे हुआन ज्यादा बातों में नहीं पड़ा, बस इतना बोला, मैं तो बस एक राहगीर हूं। रेड हेड लड़का बोला, क्या अब हर जगह ऐसे ही बिग शॉट्स घूम रहे हैं क्या? लेकिन चूंकि जे हुआन ने जमीन पर पड़े उस जानवर की बॉडी उसे दे दी थी, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन उसके पीछे खड़ी मीनो खुद को रोक नहीं पाई। जे हुएन ने जब उस 2 सींगों वाले राक्षस को मारा था, मीनो ने उस पर डिटेक्शन स्किल यूज की थी और उसे पता चला कि जे हुआन तो नॉन अडैप्टर है, उसके पास कोई भी स्किल नहीं थी। तो फिर इतनी ताकत आई कहां से? मीनो ने फिर से पूछा, तुम असल में हो कौन? उसके सवाल पर जे हुआन चुप हो गया। उसकी आंखों में यादें भर आईं। टावर की चोटी तक पहुंचते पहुंचते उसके सारे साथी मारे जा चुके थे, और जब वो दूसरी दुनिया में पहुंचा तो जिन लोगों को वो सबसे ज्यादा चाहता था उनसे उसका रिश्ता टूट गया, क्योंकि टावर तबाह हो चुका था। एक लंबी चुप्पी के बाद जय हुआन ने कहा, मुझे याद नहीं,
मीनो गुस्से में बोली, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये एमनीशिया वाली कहानी पर यकीन कर लूंगी? तभी जे हुएन की कमर पर लटक रही आइस ड्रैगन स्वॉर्ड बेचैन हो उठी। उसे शांत करने के लिए जे हुएन ने अपने डायमेंशनल बैकपैक से कुछ इक्विपमेंट निकाला और उसे खिलाने लगा। तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तलवार अचानक एक विशाल मुंह में बदल गई। अब मीनो सब समझ गई। इतनी ताकत जे हुआन की नहीं, उसकी स्पिरिट इक्विपमेंट की थी। अब जो लोग जे हुआन की ताकत से डर रहे थे, उनके चेहरे पर अब लालच साफ दिखने लगा। मीनो को यकीन नहीं हो रहा था कि जे हुआन ने वो तलवार सबके सामने निकाल भी ली, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, इतनी समझदार दिखने वाला इंसान उसकी प्लानिंग को ऐसे बर्बाद कर गया। तभी मीनो के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न जे हुआन की इसी तलवार का इस्तेमाल करके इन लोगों को ही खत्म कर दिया जाए। वो आगे आई और सबका सच जे हुआन को बता दिया। मीनो बोली, ये सब रेड फॉक्स नाम की ईविल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। ये लोग मर्डर, आगजनी, चोरी, हर तरह का क्राइम करते हैं, और अब इनका अगला टारगेट तुम हो। उस रात रेड हेड लड़के ने सबको वहीं रुकने को कहा, लेकिन पीछे से अपने साथियों के साथ प्लान बनाने लगा कि जे हुआन को कैसे निपटाया जाए। उसे ये नहीं पता था कि जे हुए उन गोल्डन पार्टिकल्स के जरिए हर बात सुन पा रहा था। जे हुए हेलमेट को पता था कि सबकी नजर उसकी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड पर है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि नाइटमेयर टावर के फैंटेसी रूट से मिली ये तलवार आखिर अबिस की चीज कैसे हो सकती है। बीस्टू ने तो कहा था कि टावर में कोई भी अच्छी चीज नहीं मिलती, फिर भी लोग इस पर क्यों नजर गड़ाए बैठे हैं। रात गहराती गई और फिर रेड हेड लड़का अपने लोगों के साथ चाल चलने के लिए निकल पड़ा। तभी अचानक मीनो झाड़ियों से बाहर निकली। उसे रेड हेड लड़के की फितरत पता थी, इसलिए अब वो जय हुआन के साथ टीम अप करना चाहती थी। मीनो घबराई हुई बोली, जल्दी से वो चीज निकालो जो चीजों को खा सकती है। लेकिन जे हुआन बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि ये लोग उस हथियार को करीब से देखना चाहते थे, इसलिए उसने उन्हें दे दिया। मीनो उसकी बेवकूफी पर गुस्से से कांप उठी। अब रेड हेड लड़का और उसके आदमी उन्हें पूरी तरह घेर चुके थे। मीनो दांत भींचते हुए सबको घूरने लगी। उसने सोचा था कि जे हुआन के साथ मिलकर इन लोगों को खत्म करेगी, लेकिन अब तो वो हथियार भी नहीं था। अब उसे खुद ही सब संभालना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जे हुआन असल में उसका टेस्ट ले रहा था, उसकी असली ताकत देखने के लिए। अब दो गुंडे आगे बढ़ चुके थे। मीनो की आंखों में ठंडक उतर आई। उसकी कमर के पास से एक डैगर निकली और बिजली की रफ्तार से चली। सामने खड़े गुंडे के माथे के बीचों बीच लगकर उसे वहीं गिरा दिया। मीनो की फुर्ती देख सब सन्न रह गए। जैसे ही मीनो ने एक और गुंडे को जोरदार किक मारी, वो मुंह से झाग निकालते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसी पल मीनो का डैगर बिल्कुल निशाने पर जाकर एक और गुंडे के माथे में धंसा। उसके मूवमेंट्स इतने स्मूथ थे जैसे पानी की धार बह रही हो। मीनो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मीनो बोली, अब मैं थोड़ी गुस्से में हूं, सजा बहुत भारी मिलने वाली है। अगले ही पल न जाने कितने डैगर्स हवा में तैरने लगे, पूरी तरह से तैयार हमला करने के लिए। लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का बिल्कुल भी डरा नहीं। लाल बालों वाला लड़का बोला, जब तुमने उस टू हॉर्न बीस्ट को फंसाया था तभी समझ गया था कि तुम ब्लैक फॉरेस्ट गैंग की अनाइलेशन विच हो, तो क्या अगर जान गया, आज तुम सबकी मौत तय है। जैसे ही माइनर डैगर्स ने हमला किया, वो पागलों की तरह हंसते हुए अपनी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड घुमाने लगा और सब डैगर्स को ब्लॉक कर दिया। लाल बालों वाला लड़का बोला, तुम्हें लगा मैं तुम्हारे लिए कोई बैकअप प्लान लेकर नहीं आया? मैं गैंग से एक मास्टर को लाया हूं तुम्हें खत्म करने के लिए। उसके इतना कहते ही एक ऐसा आदमी सामने आया जिसे देखकर परवर्ट्स भी डर जाएं। जैसे ही मीनो की नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। एक बहुत बड़ा खतरा उसके सामने खड़ा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लैक फॉक्स क्लांट था, एक थर्डल अडाप्टर ताकत वाला योद्धा। माइनो जानती थी कि अकेले में उससे जीतना नामुमकिन है। इसी सोच के साथ उसने अपनी एकमात्र बची हुई रिग्रेशन स्टोन जे हुआन की तरफ फेंकी। मीनो बोली, सॉरी, अब मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, जल्दी से ये इस्तेमाल करके भाग जाओ। जे हुआन ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, वो कुछ पल के लिए शांत हो गया। ये तो वही नाइटमेयर स्टोन थी और यादें उसके दिल में उतरने लगी। अगर उसके साथियों के पास भी रिग्रेशन स्टोन्स होती तो शायद आज वो जिंदा होते। जे हुआन ने पूछा, अगर तुम्हारे पास अतीत में लौटने का मौका होता, क्या तुम वापस जाती? मीनो बोली, थोड़ी चिड़चिड़ी होकर, अभी इस हालत में भावुक बात कर रहे हो, लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा मौका होता तब भी मैं नहीं जाती। मैंने हमेशा अपनी पूरी ताकत से जिंदा रहने की कोशिश की है। अगर आज मरी भी तो पीछे नहीं जाऊंगी। मीनो ने फिर से अपने डैगर्स बुला लिए। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में मौत के लिए तैयार थी। तभी जे हुआन ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। जे हुएम बोला, चिंता मत करो, आज तुम नहीं मरोगी। मीनो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, जे हुआन का शरीर गोली की रफ्तार में सामने बढ़ गया। जे हुएम गर्जा, एक वार से टेटेंस, 2 वार से सीधे पूर्वजों से मिलवा दूंगा। देखते ही देखते अनगिनत गुंडे जे हुआन के वारों से खत्म हो गए। जब से जे हुआन ने अवेकनिंग के तीसरे स्टेज सेल्फलेसनेस को हासिल किया था, उसकी सोच और हरकतें बिजली से भी तेज हो चुकी थीं। उसके लिए तो अब सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। जो भी दुश्मन बच गए थे, वो डर से इधर उधर भागने लगे।
जे हुएन की मौत की तरह हावी पर्सनैलिटी देखकर लाल बालों वाला लड़का कांपते हुए अपनी आइस ड्रैगन सोर्ड दोनों हाथों से आगे बढ़ाकर बोला। लाल बालों वाला लड़का बोला, माफ कर दो, ये तलवार ले लो, बस जिंदा रहने दो। जे हुआन ने तलवार पकड़ी और जैसे शेर को पंख मिल जाएं वो अनस्टॉपेबल हो गया। बस एक सीधा वार और सारे बचे हुए दुश्मन भी खत्म। ये असाधारण ताकत देखकर मीनो का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे तो लगा था कि जे हुआन बस एक नासमझ लड़का है। उसे क्या पता था कि वो तो बस टाइगर खाने वाला पिग बनने का नाटक कर रहा था। ऐसा आदमी उसे पूरी तरह से फिदा कर गया। मीनो बोली, तुम आखिर हो कौन? जे हुएन ने हंसते हुए कहा, तुमने सच में मुझे भुला दिया। तुम्हें लगा सिर्फ तुम्हें ही अमनीजा हुआ है। जे हुआन की छेड़ने वाली बातों से मीनो गुस्से में आ गई। मीनो बोली, तुम बहुत ही पैटी हो। अब तक की बातों का बदला ले रहे हो, और वो रिग्रेशन स्टोन जो मैंने दी थी वो कहाँ है? जल्दी वापस दो। जे हुएन ने मुंह बनाते हुए कहा कि वो उसे खो चुका है, और फिर बोला। जे हुएन बोला, आसपास ढूंढ लो, शायद कहीं गिर गया हो। मीनो ने पूरी जगह छान मारी, लेकिन वो पत्थर कहीं नहीं मिला। उसे क्या पता, वो रिग्रेशन स्टोन तो जे हुआन कब का अपनी बैकपैक में छिपा चुका था। असल में नाइटमेयर टावर को क्लियर करने वाले लोगों के लिए दो ही रास्ते होते हैं, या तो उन्हें अबिस के गॉड्स चुनते हैं, या फिर ग्रेट लैंड के लॉर्ड्स। कुछ को बैटलफील्ड पर जीत और शोहरत मिलती है, लेकिन ज्यादातर लड़ाई में मर जाते हैं। और फिर फैंटेसी ट्री का तना ही था डेक्स वॉप्स केओस माइनस, वही जगह जहां जे हुएन इस वक्त मौजूद था, और यहां आने वाला हर शख्स आखिरकार उस पेड़ की खुराक बन जाता है। मीनो की ये बात सुनकर जे हुआन एकदम चुप हो गया। मुश्किल से नाइटमेयर टावर से बचकर निकला था और अब सीधे मौत की दुनिया में पहुंच गया था। लेकिन एक बात वो जान चुका था, अगर नाइटमेयर टावर उस पेड़ की रूट्स थीं, केओस उसका ट्रंक था, तो अबिस उसकी ब्रांचेस थीं। कम से कम वो गलत जगह तो नहीं आया था। उसे ऊपर चढ़ने का रास्ता अभी भी बाकी था। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक गांव के पास पहुंचे। गांव के गेट पर जय हुआन ने एक टावर जैसी बड़ी सी संरचना देखी। वो अभी उसे देख ही रहा था कि बीच में बने ट्रांसमिशन पोर्ट से एक तेज गूंज निकली, और अगले ही सेकंड कुछ लोग दर्द से कराहते हुए वहां एकदम से प्रकट हो गए। ये था माइनस ट्रांसमिशन डिवाइस, जिससे मरे हुए लोगों को यहां बुलाया जाता था। उसी वक्त शहर के गेट से कुछ गार्ड्स आए। उनके हाथ में कंबल थे। उन्होंने उन मरे हुए लोगों को ढांपना शुरू किया और उन्हें शहर के अंदर ले जाने लगे। मीनो भी आगे बढ़ी और वहां के लीडर जेम्स से मिली। उसने कहा कि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उम्मीद जताई कि वो उसे जल्दी अंदर जाने देगा। लेकिन जेम्स ने सख्ती से मना कर दिया। माइनस अब शहर में घुसने के लिए आइडेंटिफिकेशन पेपर्स जरूरी थे, पर मीनो के पास एक और तरीका था। वो प्यारी सी स्माइल के साथ जेम्स के पास गई और चुपके से उसके हाथ में एक 2 हॉर्न बीस्ट की सींग रख दी। जेम्स की आंखों में तुरंत बदलाव आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पेपर्स ठीक हैं। लेकिन जे हुआन इतना किस्मत वाला नहीं था। बिना कोई दस्तावेज दिखाए उसे अंदर आने की इजाजत नहीं मिल सकती थी। मीनो को पूरा भरोसा था कि अब जे हुआन उससे मदद मांगेगा, पर अगले ही पल जो हुआ उसने उसे डरा दिया। जे हुआन ने अपनी कमर के पास हाथ ले जाना शुरू किया। मीनो का दिल बैठ गया। वो समझ गई कि जे हुआन शायद अब सारे गार्ड्स को मारने की सोच रहा है और जबरदस्ती अंदर घुसने का प्लान बना चुका है। वो जानती थी माइनस जे हुआन ऐसा कर भी सकता है। उसने फौरन जे हुआन के सामने खड़े होकर उसे रोकना चाहा, लेकिन तभी शहर के अंदर से एक आवाज आई जिसने जेम्स को हिलाकर रख दिया। उसके पीछे सारे सैनिक एकदम सीधी लाइन में खड़े हो गए, और वहां से चला आ रहा था कार्ल्टन, केओस रेल्म का सबसे सख्त और ईमानदार इंस्पेक्टर। जेम्स ने बताया कि इन दोनों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। कार्ल्टन ने बिना वक्त गंवाए उनका रास्ता रोक दिया। जे हुएन ने जब वजह पूछी तो कार्ल्टन ने सीधा लॉ स्किल एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही कानून लागू हुआ, वहां मौजूद हर कोई जैसे जकड़ा गया और जमीन पर बैठ गया। लेकिन उसी पल जे हुआन की तलवार चमकी और उसने मीनो से वो कानून का बंधन तोड़ दिया। जे हुआन बोला, ज्यादा बकवास मत कर, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उन पेपर्स में ऐसा क्या लिखा है। कार्ल्टन एकदम हैरान रह गया। ये कानून कैसे तोड़ दिया इसने, और इसे कानून का असर क्यों नहीं हो रहा? उसने तुरंत अपना अगला पावरफुल स्किल सिल्वर रिस्ट्रेंट यूज किया। कई चमकती हुई चेन जे हुआन को जकड़ने लगी, लेकिन जे हुआन ने बस एक नजर डाली और सारी चेनें चकनाचूर हो गईं। पूरा माहौल जैसे थमसा गया था। हर कोई हैरान, कार्ल्टन तक की आंखें फटी रह गईं। लेकिन जे हुआन का इरादा जबरदस्ती करने का नहीं था। उसने मीनो की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या मुझे भी वही करना पड़ेगा जो इसने किया था? माइनो एकदम कंफ्यूज हो गई। इसने यानी मैंने तो सिर्फ रिश्वत दी थी। जेम्स और बाकी गार्ड्स जो रिश्वत ले चुके थे, उनके चेहरे सफेद पड़ गए। कार्ल्टन तो पूरे केओस रियल्म का सबसे ईमानदार इंस्पेक्टर था। अब तो सब फंसे। पर जय हुएन को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने सीधा कार्ल्टन की तरफ कुछ फेंका। कार्ल्टन ने उसे पकड़ लिया। जेम्स चिल्लाया, तू पागल है क्या? तूने एक इंस्पेक्टर को खुलेआम रिश्वत दे दी। जैसे ही कार्ल्टन ने अपने हाथ में मौजूद चीज को ठीक से देखा, उसके चेहरे पर एक मतलब भरी मुस्कान आ गई।
कार्लटन बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, डियर सॉन्ग मैसेंजर। फिर उसने एक अजीब सा डिवाइस निकाला और दोनों पर सोल डिटेक्शन करने लगा। मीनो का सोल कंटामिनेशन 15% से ऊपर था। डिवाइस ने अलार्म दिया कि उसे तुरंत दवाई लेनी होगी। कार्लटन ने मीनो को डिवाइस पर दिखाए नंबर दिखाए और बोला कि उसे खुद का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मीनो ने अनमने मन से अपनी जेब से हॉर्न पाउडर निकाला, मुंह में डाला और जॉन को समझाने लगी। मीनो बोली, केओस रियल में रहने वाला हर इंसान सोल कंटामिनेशन से गुजरता है। जब ये कंटामिनेशन अपनी हदें पार कर लेता है तब बहुत बुरा होता है। बीस्ट हॉर्न ही एकमात्र दवा है जो कंटामिनेशन को कम कर सकती है, इसीलिए ये इतनी कीमती होती है। अब कार्लटन ने जे हुआन की जांच शुरू की, लेकिन जैसे ही डिवाइस को उसके माथे के पास लाया गया, वो लाल रोशनी से चमक उठा। डिवाइस पर लिखा आया, अनेबल टू डिटरमिन सोल कंटामिनेशन लेवल। नीचे सिर्फ एक संख्या थी, -0। हर कोई हैरान था, पर तभी कार्लटन जैसे कुछ समझ गया हो, फिर से वही गहरी मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आई। सोल डिटेक्शन खत्म करके कार्लटन ने वो डिवाइस जे हुआन को लौटा दी और बोला, कार्लटन बोला, सोल स्टोन कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई भी डियर सॉन्ग मैसेंजर किसी को यूं ही दे दे। जे हुआन थोड़ा असहज हो गया। वो बोला, जे हुएन बोला, मैं कोई डियर सॉन्ग मैसेंजर नहीं हूं, पर कार्लटन को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसने दोनों को अंदर जाने की इजाजत दे दी। जेम्स हैरान था। जेम्स बोला, क्या इन्हें ऐसे ही शहर में जाने दे रहे हो? कार्लटन ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा वो जेम्स से पूछने लगा। कार्लटन बोला, सोल स्टोन्स के बारे में जानते हो? जेम्स बोला, हाँ, वो स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए होते हैं ना? कार्लटन ने कहा, सही, लेकिन सिर्फ इतना नहीं। इतना कहते हुए कार्लटन ने अपने दस्ताने उतार दिए। जेम्स ने जब उसका हाथ देखा तो चौंक गया। वो हाथ जिससे कार्लटन ने सोल स्टोन पकड़ा था, वो धीरे धीरे सड़ रहा था। कार्लटन बोला, सिर्फ डियर सॉन्ग मैसेंजर्स ही ऐसे सोल स्टोन्स को छू सकते हैं, बिना कंटामिनेट हुए। जे हुआन वैसे तो डियर सॉन्ग का नहीं लगता, पर वो सोल स्टोन को बिना नुकसान के छू सकता है। जेम्स बोला, तो फिर तुम उसे कैसे मान सकते हो? कार्लटन ने शांत लहजे में कहा, मैं उसे पूरी तरह नहीं मानता। मैं सिर्फ जे हुआन की सोल पर भरोसा करता हूं। ये डिवाइस कभी गलती नहीं करता। उसकी कंटामिनेशन वैल्यू 0 थी। केओस रेल्म में उससे शुद्ध सोल किसी की नहीं। वो सच में कहां से है ये मैटर नहीं करता। हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो सोल स्टोन्स को इस्तेमाल कर सके। बाकी फैसला इनर सिटी वाले करेंगे। उधर जय हुआन और मीनो शहर के अंदर पहुंच चुके थे। असल में जय हुआन चाहता था कि मीनो उसकी गाइड बने, लेकिन अब वो उसके लिए बोझ बन चुकी थी। दरअसल मीनो को ब्राइबरी के कारण एक लॉ पनिशमेंट मिली थी और उसकी वजह से उसका दिमाग पूरे रास्ते धुंधला रहा। अब जय हुएन को खुद लोगों से रास्ता पूछना पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर में एक ग्रुप ऑफ थग्स पहले से उसकी कमर पर लटक रही आइस ड्रैगन स्वॉर्ड पर नजरें गड़ाए हुए था। पूरा दिन शहर में भटकने के बाद आखिरकार मीनो की हालत थोड़ी ठीक हुई। उसी वक्त जय हुआन ने उससे दूर जाने की बात कह दी। मीनो हैरान हो गई। वो उसके पीछे भागी और पूछा। मीनो बोली, तुम मुझसे नाराज हो क्या? जे हुएन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जे हुआन बोला, औरतें मेरी तलवार की रफ्तार को धीमा कर देती हैं, हम एक जैसे नहीं हैं। अब जागे हुए जे हुआन को इस दुनिया की सच्चाई साफ दिखाई देने लगी थी। उसके लिए मीनो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सोल कंटामिनेटेड अनडेड थी। उसने मीनो से कहा कि वो अपना रास्ता खुद चुने और उसका पीछा छोड़ दे। उसे लगा ये बात सुनकर मीनो चली जाएगी, लेकिन मीनो ने दांत भींचते हुए फिर से उसका पीछा किया। मीनो बोली, तुम्हें इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे सब जानते हो। मुझे ये जगह अपनी हथेली की तरह पता है। जे हुएन बेबस हो गया। लगता था ये जिद्दी लड़की इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अब जब पीछा नहीं छोड़ा जा सका तो उसे साथ ही ले जाना ठीक लगा। सड़क पर एक गली के कोने में जय हुआन और मीनो के सामने कुछ बदमाश खड़े थे। उनकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उनकी नजर बस एक चीज पर थी, माइनस आइस ड्रैगन स्वॉर्ड। ये बदमाश इतने निडर इसलिए हो रहे थे क्योंकि उनके साथ था एक 2.5 मीटर लंबा राक्षसी आदमी। देखने में तो वो कुछ खास दिमाग वाला नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही किसी ने उसे बेवकूफ कहा वो आग बबूला हो जाता था। मीनो ने गुस्से में कहा, अरे बेवकूफ। इतना सुनते ही वो दैत्याकार आदमी जोश में जय हुआन की तरफ कुल्हाड़ी लेकर झपटा। लेकिन जैसे ही उसका हमला गिरने वाला था, एक नीली तलवार की चमक बिजली की तरह चमकी और अगले ही पल उस राक्षस के दोनों हाथ कटकर नीचे गिर चुके थे। तलवार की वो चमक वहीं नहीं रुकी, वो सीधी जाकर एक दूर की छत को तोड़ते हुए निकल गई। जे हुएन ने ठंडे लहजे में कहा। जे हुआन बोला, इतना शोर क्यों? अगर लड़ना ही है तो सब एक साथ आओ। बदमाश उस नज़ारे को देखकर कुछ पल के लिए सन्न रह गए, लेकिन जब देखा कि उनके साथी के हाथ कट चुके हैं तो वो सब गुस्से में जय हुआन पर टूट पड़े, चिल्लाते हुए, भाईचारे का मतलब दिखाते हैं तुझे। जे हुएन को अब एक्शन में आना ही पड़ा, और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। सिर्फ साधारण से थ्रस्ट अटैक से जे हुआन ने पूरे गैंग को ढेर कर दिया। लड़ाई के बाद मीनो की आंखों में हैरानी थी। मीनो ने पूछा, तुमने ये सब सिर्फ थ्रस्ट से किया? तुम्हारा बस एक ही मूव है? जे हुआन ने हल्की मुस्कान दी।
जे हुएन बोला, हाँ बस यही एक मूव है। मीनो को किसी की याद आई, एक ऐसा शख्स जो थ्रस्ट नहीं स्लैश करता था। फिर उसने एक और सवाल पूछा। मीनो ने कहा, अगर तुम पहले ही उसे खत्म कर सकते थे तो उस छत को उड़ाने की क्या जरूरत थी? जे हुएन ने उसकी तरफ देखा और बोला। जे हुआन बोला, क्योंकि उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि कोई वहां चुपचाप छिपा है, स्टेल्थ स्किल्स यूज कर रहा था। मैं बस उसे डरा रहा था। मीनो हैरान रह गई। मीनो बोली, किसी को डराने के लिए छत उड़ाने की जरूरत होती है क्या? थोड़ी देर बाद मीनो जे हुआन को एक जगह ले गई, ट्वाइलाइट हेज नाम की एक ब्लैकस्मिथ शॉप। उसने बताया कि ये दुकान ड्रीम डीमंस चलाते हैं और ये शहर की सबसे बड़ी ब्लैकस्मिथ शॉप है। जैसे ही दोनों शॉप के गेट पर पहुंचे, एक वर्कर बाहर आया और बोला। वर्कर ने कहा, आज शायद हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, वर्कशॉप मास्टर नहीं है और डेप्यूटी मास्टर गार्नार्ड अभी अप्रेंटिसेस की टेस्टिंग में व्यस्त हैं। अंदर अप्रेंटिसेस एक खास हथियार को घेर कर देख रहे थे। वो एक 4 हॉर्न बीस्ट हॉर्न से बना हुआ शॉर्ट ब्लेड था। अब बस उसमें जेम फिट करने के लिए एक ग्रूव बनानी थी, लेकिन उस कठोर हॉर्न में होल बनाना आसान नहीं था। गार्नार्ड ने बोला, अगर कोई इसमें होल बना दे तो मैं उसे एक दिन के लिए डेप्यूटी वर्कशॉप मास्टर बना दूंगा। सभी अप्रेंटिसेस कोशिश करने लगे, बट कोई भी उसमें एक खरोच तक नहीं कर सका। गार्नार्ड ने निराश होकर सिर हिलाया। गार्नार्ड ने कहा, मैंने मौका दिया बट तुम सब बेकार हो। इतने में बाहर खड़ा जे हुआन शांति से अंदर आया और बोला। जे हुएन बोला, क्या मैं एक उंगली से ट्राई कर सकता हूं? और फिर जे हुआन ने उस शॉर्ट ब्लेड में एक ही मोमेंट में होल कर दिया जिसे हथौड़े भी नहीं हिला पाए थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जे हुआन ने हथियार को घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा। जे हुएन बोला, अब मैं आज का डेप्यूटी वर्कशॉप मास्टर हूं, सही? उसी पल उस शॉर्ट ब्लेड में एक क्रैक आई और अगले ही सेकंड में वो चूर चूर हो गया। गार्नार्ड आग बबूला हो गया। गार्नार्ड चिल्लाया, पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है ये 4 हॉर्न बीस्ट कितना रेयर होता है? जे हुआन ने फौरन माफी मांगी। जे हुआन बोला, तोड़ना आसान होता है बट सही ढंग से तोड़ना मुश्किल है। गार्नार्ड और गुस्से में आ गया। गार्नार्ड बोला, तोड़ने की बात नहीं है, अब मैं क्या जवाब दूंगा? जे हुआन ने शांति से कहा। जे हुएन बोला, काम डाउन, मैं इसकी भरपाई कुछ बेहतर चीज से करूंगा। और फिर वो अपने डायमेंशनल बैग से कुछ ढूंढने लगा। अगले ही पल गार्नार्ड की आंखों में दोबारा शॉक था। जे हुए ने उसे जो दिया था वो था एक 5 हॉर्न बीस्ट हॉर्न। गार्नार्ड की आंखें जैसे ठहर सी गईं। फौज की उस गर्मी और हथौड़े की आवाजों के बीच सब कुछ बदल चुका था। जय हुआन ने मौके को भांपते हुए तुरंत कहा कि उसे ब्लैकस्मिथ शॉप किराए पर चाहिए। गार्नार्ड उसे फोर्जिंग रूम तक ले गया और बोला, गार्नार्ड, आज ये पूरा काम और सारे टूल्स तुम्हारे हैं। जय हुआन ने अपना कोट उतारा और फोर्जिंग एप्रन पहन लिया। वो बोला कि उसे एक स्कैबर्ड बनानी है, लेकिन ये उसका पहला अनुभव है, इसलिए गार्नर से मदद की उम्मीद रखता है। जे हुआन ने अपनी बैग से एक और 5 हॉर्न बीस्ट का सींग निकाला। गार्नर ने हैरानी से देखा और सोचा, क्या ये आदमी सीरियस है? इतनी दुर्लभ चीज सिर्फ एक स्कैबर्ड के लिए? आखिर इसके पास कैसी तलवार है? जे हुआन ने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड उसे दिखाया। गार्नर ने तुरंत पहचान लिया, ये ड्रीम डेमन्स द्वारा बनाई गई आइस ड्रैगन स्वॉर्ड की प्रतिकृति थी। काफी खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी गार्नर को लगा कि इतनी महंगी चीज एक स्कैबर्ड पर लगाना बेवकूफी है। इससे सीधा हथियार बनाया जा सकता था। लेकिन तभी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड से एक अजीब सी गुनगुनाती आवाज आने लगी। गार्नर की आंखों के सामने तलवार ने अचानक से अपने जबड़े खोले और टेबल पर रखा हॉर्न पूरा का पूरा निगल गई। गार्नर के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, ये तो स्पिरिट वेपन है। उसे साफ महसूस हुआ कि तलवार में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही उच्च स्तर की स्पिरिट की है। आइस ड्रैगन स्वॉर्ड अब बदलने लगी थी, रूप परिवर्तित हो रहा था। गार्नर ने जय हुआन से कहा, गार्नर, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। जब ये पूरी तरह इवॉल्व हो जाएगी तुम्हें इसे एक नया नाम देना पड़ेगा। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी, स्कैबर्ड बनाने का मटेरियल खत्म हो चुका था। जय हुआन ने शांत होकर जवाब दिया। जय हुआन, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। ये सुनकर गार्नर पूरी तरह अचंभित था। उसे अब यकीन हो गया कि जय हुआन ने ये सींग खुद किसी 5 हॉर्न बीस्ट से लिए हैं। अगर ये सच है तो इसकी ताकत कितनी भयानक होगी। तभी जय हुआन उसकी तरफ मुड़ा और कहा, जय हुआन, अब आगे का काम तुम्हारा है। आखिर तुम प्रोफेशनल हो। ये बात गार्नर के दिल को छू गई। गार्नर मुस्कुराया और बोला, अब जब तुमने इतना कहा है तो तुम्हें मेरी असली क्राफ्ट्समैन स्किल दिखानी ही पड़ेगी। उधर दूसरी तरफ जैसे ही मिनो टैवर्न में दाखिल हुई, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वो सीधा बार काउंटर पर पहुंची और एक स्टूल खींचकर बैठ गई। एक ड्रंक आदमी लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया और बोला, ड्रंक आदमी,
तुम्हें टर्टल्स बनाना पसंद है? मिनो की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। ड्रंक आदमी 1 सेकंड में पीछे हट गया। मिनो को गुस्सा आ रहा था। जब से उसने जय हुआन को ब्लैकस्मिथ शॉप लाया, वो उसे छोड़कर चला गया। वो बार वाले को गोल्ड कॉइन्स देते हुए बोली, मिनो, ड्रिंक्स चाहिए और जहर जैसे स्ट्रांग होने चाहिए। वो गिलास पर गिलास चढ़ा रही थी और जय हुआन को कोस रही थी। मिनो, वो आदमी बहुत ही बुरा है। टैवर्न ओनर क्रेया ने गहरी सांस ली और कहा, क्रेया, अब बस कर, तू तो अभी नशे में भी नहीं है और इतना ड्रामा कर रही है। वैसे भी तेरे पास मर्दों की कमी है क्या? क्यों खुद को यूं टॉर्चर कर रही है? मिनो ने गिलास जोर से टेबल पर पटका और चीखी। मिनो, उस आदमी के बारे में सोचते ही खून खौल जाता है। वो हमेशा आगे आगे भागता रहता है, जैसे उसे इस जगह के नियमों की कोई परवाह ही नहीं। वो गुस्से में अपने मन की भड़ास निकालती रही। मिनो, हम सब यहां जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे बातें करता है जैसे हम सबकी कोई वैल्यू ही नहीं। उसे लगता है वो हम सबसे अलग है। मिनो का गुस्सा फिर से भड़क उठा। क्रिया ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, क्रिया, पगली, उस आदमी से अब कोई कांटेक्ट मत रखना और उसे दोबारा मत देखना, वरना तू सच में मर जाएगी। मिनो उसकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसी वक्त एक सुनहरी डोव टैवर्न में आकर उतरी। उसने एक लेटर गिराया और तुरंत उड़ गई। मिनो हैरान रह गई। ये लेटर किसी और का नहीं, इंस्पेक्टर कार्लेटन का था। मिनो उस बूढ़े जिद्दी इंसान के बारे में सोचकर थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। तभी पीछे से एक ठंडी और तेज आवाज आई। रहस्यमयी आवाज, तुम ही हो स्लॉटोविच? मिनो को फौरन खतरे का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी स्लीव से डैगर निकाला, लेकिन उससे पहले कि वो पलटती, सामने वाले ने उसे जकड़ लिया। वो बोला, मुझे इंटेंस वेलकम पसंद है, लेकिन उसे अगली बार के लिए बचा के रखो। अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी तरफ इंटरनल चीफ स्टीवर्ड यूरान अपने सबॉर्डिनेट की रिपोर्ट सुन रहा था। जब से जय हुआन ने रूफटॉप उड़ा दी थी और उनके आदमी को बेहोश कर दिया था, तब से वो लोग जय हुआन का पीछा नहीं कर पाए थे। यूरान ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और सोचा, 3 बार अडेप्ट करने वाले की स्टील्थ स्किल को अगर ये एक नजर में देख सकता है तो इसकी ताकत कम से कम 5 टाइम अडेप्टर के बराबर होगी, या शायद उससे भी ज्यादा। यूरान ने तुरंत हुक्म दिया, यूरान, सर्च टीम बढ़ाओ, जरूरत पड़ी तो पूरा शहर छान डालो। जय हुआन को हर हाल में ढूंढना है, क्योंकि वही हमारी सिटी लॉर्ड की आखिरी उम्मीद है। उधर जय हुआन अब 5 हॉर्न बीस्ट के हॉर्न से अपनी स्वॉर्ड के लिए स्कैबर्ड बना रहा था, लेकिन कोई भी टूल उस हॉर्न को काट नहीं पा रहा था। गारनार्ड ने स्पष्टीकरण दिया, गारनार्ड, इस हॉर्न का लेवल बहुत ज्यादा है, हमारे टूल्स इसकी सरफेस तक को छू नहीं सकते। जय हुआन ने अपनी आंखें ढक लीं और कहा, जय हुआन, तुम्हारे लिए मायने रखता है लेवल, लेकिन असली बात यह है कि तुम चीजों को देखते कैसे हो। जब जय हुआन ने अपनी आंखें खोली, गारनार्ड की प्यूपिल्स अचानक से गोल्डन हो गई थीं। जय हुआन, अवेकनिंग का पहला स्टेप है डाउट और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों से इंसान चीजों की असलियत देख सकता है। गारनार्ड ने हैरानी से नीचे देखा। उसके हाथ में जो हॉर्न था वो पिघलने लगा। अगले ही पल वो लिक्विड हवा में उठने लगा, जैसे उसमें जान आ गई हो। गारनार्ड ने अपनी आंखें मसल लीं। ये क्या है? फिर जब उसने दोबारा देखा, एक विशाल 5 हॉर्न बीस्ट उसके सामने खड़ा था। उसका प्रेजेंस ऐसा था जैसे कोई डेमन उतर आया हो। एक ही बार में जमीन फट गई जहां दोनों खड़े थे। जय हुआन ने उसे चेताया, जय हुआन, होश में आओ, हमें स्मेल्टिंग कंप्लीट करनी है। लेकिन गारनार्ड का दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या यही है बीस्ट हॉर्न की असली एसेंस? उसे लग रहा था वो सपना देख रहा है। वो पीछे के बंद दरवाजे की ओर भागा और उसे धक्का देकर खोला, लेकिन सामने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसके सारे अप्रेंटिसेस कंकाल बन चुके थे, लेकिन उनकी आवाजें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। तभी अचानक एक लाल अजीब सी रोशनी उसके सामने चमकी। वो रहस्यमयी आवाज बोली, मूर्ख इंसान, तुम इस दुनिया को सीधे देखने के काबिल नहीं हो। उधर जय हुआन को अब गारनार्ड से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने खुद हैमर उठाया और 5 हॉर्न बीस्ट पर टूट पड़ा। उसने चाकू बीस्ट की स्किन में फंसाया और फिर चलाया वोल्विंड हैमर टेक्निक, जो अब लगभग खो चुकी थी। 5 हॉर्न बीस्ट चीखता रहा और आखिरकार हॉर्न बीस्ट से चिर गया। कुछ देर बाद गारनार्ड शांत हो चुका था। उसने एक सिगार जलाया और धीरे से कहा, गारनार्ड, माफ करना, मुझसे अब आगे मदद नहीं होगी। मैं समझ चुका हूं, तुम असल में वर्कशॉप मास्टर को ढूंढ रहे थे। मैंने खुद को ज्यादा समझ लिया था। जय हुआन ने बस एक ठंडी नजर से देखा और बोला, जय हुआन, कोई बात नहीं, मुझे बस एक स्कैबर्ड चाहिए थी। गार्नर ने फिर भी जिद की, गारनार्ड, मैं सच कह रहा हूं, अब मुझमें वो स्किल नहीं बची। वो बताने लगा, जब वो जवान था उसने नाइटमेयर टावर के 99% हथियारों को रिपेयर करना सीख लिया था, लेकिन वो आखिरी 1% डॉट्स कभी नहीं सुलझा पाया। गारनार्ड, मेरी एबिलिटीज पूरी लिमिट तक पहुंच चुकी थीं, फिर भी मैं ड्रीम डेमन से आगे नहीं निकल पाया। जय हुआन ने पूछा, जय हुआन, तुम प्रोसेसिंग का सिद्धांत जानते हो? गार्नर ने सिर हिलाया और कहा, गारनार्ड, ड्रीम डेमन्स का प्रोसेसिंग स्किल,
उनकी रेस की इनिशियल स्किल है। जैसे पानी और आग इंसान के साथ शुरू से हैं, वैसे ही ये भी। गारनार्ड, इंसान आज तक नहीं समझ पाया कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, और ये स्किल भी वैसा ही है, बस स्पिरिचुअल पावर से हैमर और छीनी को चार्ज करना और फिर उस एनर्जी को कंट्रोल करके हॉर्न को कार्व करना। जे हुआन ने पीछे खड़े अप्रेंटिसेस की ओर इशारा करते हुए पूछा। जे हुआन, अगर प्रिंसिपल इतना सिंपल है तो ये लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? उसके शब्द गारनार्ड के दिल तक उतर गए। सच में, अगर ये प्रिंसिपल इतना आसान है तो हर कोई क्यों नहीं सीख पाता? तो फिर असली प्रॉब्लम थी कहां? जे हुआन ने शांति से कहा। जे हुआन, इस दुनिया में कोई भी शुरुआत से किसी स्किल का प्रिंसिपल नहीं समझता, यहां तक कि ड्रीम डेमन्स भी नहीं। गारनार्ड दंग रह गया। गारनार्ड, तो क्या तुम प्रोसेसिंग प्रिंसिपल को जानते हो? जे हुआन ने टेबल पर रखे हॉर्न की ओर इशारा किया। जे हुआन, पहले नहीं जानता था, लेकिन अब जानता हूं। और तभी हॉर्न पर सुनहरे कणों की हल्की सी चमक उभरने लगी। कठोर बीस्ट हॉर्न गोल्डन पार्टिकल्स में बदलने लगा, धीरे धीरे घुलता हुआ। जे हुआन, ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? गारनार्ड की आंखों में एक चमक थी। गारनार्ड, मैं सुनहरे कण देख सकता हूं जो इसे डिसॉल्व कर रहे हैं। जे हुआन थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला। जे हुआन, लगता है तुम्हारा रास्ता भी आसान नहीं रहा, लेकिन तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारी आंखों के सामने ऐसी दीवारें खड़ी कर दी जिन्हें अब तुम खुद नहीं तोड़ पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोशिशें गलत थीं, बल्कि ये दुनिया ही गलत है। गारनार्ड की आंखें भर आईं। वो याद करने लगा कैसे उसने ड्रीम डेमन से क्राफ्ट्समैन टेक्निक सीखी थी, कितनी मेहनत की थी, पर उनका लेवल कभी नहीं छू पाया। ड्रीम डेमन्स ने एक बार उससे कहा था, प्रोसेसिंग तो हमारी रेशियल मेथड है, इंसानों के लिए नहीं। तुम गलत रेस में पैदा हुए हो, इसलिए तुम सिर्फ एक अप्रेंटिस रहोगे। लेकिन अब जे हुआन कह रहा था, गलती तुम्हारी नहीं, इस दुनिया की है। गारनार्ड की सोच बिखर गई। क्या मुझे वाकई इस दुनिया से टकराना पड़ेगा? जे हुआन, बीस्ट हॉर्न को ध्यान से देखो। सिस्टम पर भरोसा मत करो, अपनी आंखों से देखो। जे हुआन की आवाज में जो सच्चाई थी, उसने गारनार्ड की आंखों में छिपा कोई पुराना दोस्त जगा दिया। वही अजीब सी लाल रोशनी दोबारा उसके सामने चमकी। क्या यही है इस दुनिया की असली सच्चाई? एक ऐसी दुनिया जिसमें ना कोई स्किल है, ना कोई इंटरफेस, सिर्फ एक फेयर दुनिया जिसमें कोई धोखा नहीं। गारनार्ड ने पूरे जोश के साथ हैमर उठाया और बीस्ट हॉर्न पर वार किया। उसे लगा शायद वो पागल हो चुका है, तभी तो उसे ऐसी दुनिया दिखाई दे रही है। थोड़ी देर बाद जे हुआन ब्लैकस्मिथ की शॉप से बाहर निकल आया। स्कैबर्ड तैयार थी और लगता था आइस ड्रैगन स्वॉर्ड भी उससे काफी खुश थी, वरना शायद वो अब तक उसे भी निगल चुकी होती। गारनार्ड ने स्वॉर्ड को एक नया नाम दिया, सॉलिटरी स्टेप, मतलब कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता। गारनार्ड, तुम्हारी वजह से ही मैं इस दुनिया की एसेंस को देख पाया, वरना मैं ये स्कैबर्ड कभी नहीं बना पाता। फिर जाते जाते गार्डनर ने पूछा, गारनार्ड, तुम्हारी नजरों में तुम क्या हो? जे हुआन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, जे हुआन, ह्यूमन। फिर वो मुड़कर अकेला चला गया। गारनार्ड उसकी जाती हुई परछाई को देखता रहा। कौन समझ पाएगा उस आदमी की अकेली दुनिया को? ब्लैकस्मिथ शॉप से ज्यादा दूर नहीं गया था कि जे हुआन ने महसूस किया मिनो उसका पीछा कर रही थी। मिनो पास आई, मुस्कुराई और बोली, मिनो, डर तो नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच रही हूं? जे हुआन ने बिना कुछ बोले देखा। मिनो, ठीक है, तो सुनो, मेरा प्लान है कि तुम्हें मारूं और फिर तुम्हारी सोल स्टोन से लग्जरी में जीऊं। मिनो की ये बात सुनकर जे हुआन हल्का सा हंसा। मिनो को उसका ये बोरिंग, अनरोमांटिक रिएक्शन पसंद नहीं आया। उसने हाथ में पकड़ा एक पैकेज जे हुआन की तरफ फेंक दिया। मिनो, ये तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं, उस दिन के लिए माफी समझ लो। फिर उसने पूछा, मिनो, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? क्योंकि इस बार तो तुम ड्रीम डेमन से मिले भी नहीं। जे हुआन ने जवाब दिया। जे हुआन, गारनार्ड ने एक नया रास्ता बताया है। मुझे फैंटेसी ट्री के बारे में जानना है और एबिस तक पहुंचने के तरीके खोजने हैं। मिनो चौंकी। मिनो, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? मान लो तुम किसी तरह एबिस तक पहुंच भी गए, तो भी जितने स्ट्रांग लोग वहां से लौटे हैं। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि जे हुआन ने उसकी बात बीच में काट दी। जे हुआन, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं इस दुनिया को खत्म करना चाहता हूं। मिनो अब चुप न रह सकी। मिनो, तुम्हें क्या हक है ऐसा करने का? सिर्फ इसलिए कि यहां के लोग उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने तुम हो? क्या तुम हमें इंसान भी नहीं मानते? जे हुआन की आंखों में कोई भाव नहीं था। वो बस उसे शांत निगाहों से देखता रहा, जैसे मिनो के सवालों से बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। मिनो की वो भड़की हुई आवाज जे हुआन के दिल में चुभ गई, लेकिन उसकी आंखों में इस दुनिया में कोई जिंदा इंसान था ही नहीं। जे हुआन बस उसे सच्चाई नहीं बता पा रहा था। लेकिन तभी उसने गौर किया, मिनो को इस बार किसी ने धमकी दी थी। किसी के पास होस्टेज थे और उनका असली टारगेट था जे हुआन खुद। शायद ये उस रहस्यमयी इंसान से जुड़ा था जो स्ट्रीट कॉर्नर पर छिपा बैठा था। लेकिन जे हुआन इस गंदगी में पड़ना नहीं चाहता था।
जय हुआन सोच रहा था, अवेकनिंग का पहला स्टेज इस दुनिया की असलियत दिखाता है। चाहे मैं इन लोगों को जितनी बार भी बचा लूं, ये सच्चाई नहीं बदलेगी कि ये लोग पहले ही मर चुके हैं। ये बस डेटा से बनी एक दुनिया है जहां लोग अपनी सोल बेच चुके हैं। वो कोई बहाना ढूंढ रहा था मिनो से अलग होने का, लेकिन जय हुआन की खामोशी मिनो के लिए अब बर्दाश्त से बाहर थी। मिनो गुस्से में बोली, यहीं पर रास्ते अलग करते हैं। मैं किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसका मकसद ही इस दुनिया को खत्म करना हो। वो मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। जय हुआन उसकी जाती हुई परछाई को देख रहा था और तभी कुछ हैरान करने वाला हुआ। मिनो अचानक इंसानी रूप में लौट चुकी थी। मिनो वापस टैवर्न पहुंची, लेकिन इस बार पूरा टैवर्न केओस में था। टैवर्न ओनर क्रिया जमीन पर दबाया जा चुका था। एक ब्रॉडस्वॉर्ड लिए आदमी एक एविल ग्रीन के साथ उसका इंतजार कर रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, जिनवान वर्कशॉप का एल्डर जना था, वही जिसने मिनो को धमकी दी थी कि जय हुआन को वापस लेकर आए। मिनो को खाली हाथ देखकर जना का चेहरा गुस्से से भर गया। जना, लगता है इस बार ये बूढ़ी औरत सच में तेरी वजह से मरेगी, और अब जब तू अकेली यहां आई है तो क्या एक्सप्लेनेशन है हमारी डील के लिए? मिनो ने घृणा से उसकी ओर देखा और पूरे शरीर से डैगर समन कर लिए। मिनो, वो नहीं आएगा क्योंकि उसका मकसद है इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। और बोलते ही मिनो ने अपने डैगर्स एक्टिवेट कर दिए। अटैक शुरू हो चुका था। जना जोर से हंसा और उसके पीछे जमीन में कई शैडोज घुस गईं। शैडो सीक्रेट आर्ट्स उसका स्किल। वो शैडोज इतनी तेज थीं कि मिनो को पीछे हटना पड़ा। मिनो ने एक शैडो को खत्म किया, लेकिन तभी जना ने अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड से एक तेज क्रॉस अटैक किया। मिनो डॉज नहीं कर पाई और उसकी चेस्ट पर भारी वार पड़ा। वो गिर पड़ी, जमीन पर हांफती हुई। जना और उसके लोग हंसते हुए बोले, ठग बॉस, ये तो स्लॉटर विच नहीं लगती, शायद ये क्लोज डिस्ट्रॉयर विच है। जना ने ठंडी निगाहों से मिनो की ओर देखा। जना, अब किसी से दुआ मत मांगना। मैंने यहां बैरियर सेट किया है। अब चुपचाप उस आदमी को वापस लेकर आओ। मिनो ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, मिनो, ब्लैक फॉरेस्ट गैंग तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जना ने क्रिया के बाल पकड़कर उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रख दी। जना, झूठ मत बोल। मुझे पता है कि इस शहर में ब्लैक फॉरेस्ट गैंग की कोई शाखा नहीं है, और अगर कभी उन्हें पता भी चला तब तक तू और ये बूढ़ी औरत मर चुके होंगे। अब मिनो के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपनी आखिरी किलिंग मूव रिलीज कर दी। आईसी एनर्जी से लिपटे हुए डैगर्स हवा में दहाड़ते हुए निकले, लेकिन जना ने अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड घुमाकर सारे डैगर्स तोड़ डाले। मिनो घुटनों पर गिर गई और जना उसके करीब आता गया। उसी वक्त मिनो के दिल में एक फुसफुसाहट उठी। काश उस दिन मैंने उस आदमी के साथ जाने का फैसला लिया होता। शायद मैं भी इस दुनिया के अंत को देख पाती। जना की तलवार अब गिरने ही वाली थी। तभी एक तेज स्वॉर्ड लाइट हवा चीरती हुई आई। जना ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाकर ब्लॉक किया और पूरा टैवर्न स्मोक से भर गया। धुंधली रोशनी में एक सिलुएट आगे आया। जय हुआन ठंडी निगाहों के साथ अंदर दाखिल हुआ। मिनो ने जैसे ही उसकी शक्ल देखी, उसकी सांसें वापस लौट आईं। वो पूरी तरह सेफ महसूस कर रही थी। मिनो, तुम तो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, फिर वापस क्यों आए? जय हुआन ने हाथ में पकड़े कपड़े उसकी ओर फेंके। जय हुआन, सॉरी, जो कपड़े तुमने दिए थे वो मुझ पर फिट नहीं आते। असल में जब मिनो वहां से गई थी, जय हुआन को कुछ ट्रैकर से जरूरी इन्फो मिल गई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पास ड्रीम डेमन्स हैं, और जय हुआन उन्हीं ड्रीम डेमन्स को ढूंढ रहा था। तभी उन ठग्स ने जय हुआन को देखा और सबके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। ठग, सोलस्टोन बेयरर आ गया। परफेक्ट टाइमिंग। अब हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं। जय हुआन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक ठंडा सा इरादा था। जय हुआन, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ड्रीम डेमन को यहां लाओ। मिनो ने फौरन चेतावनी दी, ये लोग कम से कम 4 टाइम एडेप्टर लेवल हैं। लेकिन जय हुआन के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी ये लापरवाह मुस्कान जा और उसके साथियों को और भड़का गई। सबने मिलकर जय हुआन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। लेकिन इस बार जय हुआन ने तलवार तक नहीं निकाली, सीधा ब्रूट फोर्स से एक साधारण थ्रस्ट किया। भयानक स्वॉर्ड एनर्जी जा के चेहरे को छूती हुई निकल गई। ये देखकर जय हुआन खुद भी थोड़ा चौंका। जय हुआन मन में, कोई मेरी डायरेक्ट थ्रस्ट से बच भी सकता है? अभी तक सिर्फ 5 हॉर्न बीस्ट ही ऐसा कर पाया था। क्या अब 4 टाइम अडेप्टर भी 5 हॉर्न बीस्ट के बराबर हो गए थे? पर जय हुआन को फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा, अगर एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा कर लूंगा। लेकिन तभी मिनो चिल्लाई, रुको। जा और बाकी लोग समझ चुके थे कि जय हुआन को हराना इतना आसान नहीं। उन्होंने क्रिया को होस्टेज बनाने का प्लान बनाया ताकि जय हुआन को मजबूर किया जा सके। मिनो जय हुआन के सामने खड़ी हो गई। मिनो, तुम बॉस लेडी को बचा सकते हो ना? जय हुआन हैरान रह गया। जय हुआन मन में, मैं तो बस ड्रीम डेमन्स की तलाश में आया था। चाहे वो दुश्मन हो या बंधक, मैं सबको खत्म कर सकता हूं। वो जैसे ही दूसरी बार हमला करने वाला था, मिनो ने उसके कमर को पकड़ लिया। मिनो, अटैक मत करो, वो इंसान है। जय हुआन का दिल हल्का सा कांपा। जय हुआन मन में, इंसान?
मेरी नजरों में तो वो सिर्फ एक कंकाल लग रही थी। तभी पीछे से क्रिया की आवाज आई। क्रिया चिल्लाई, जल्दी अटैक करो। जे हुआन अब कंफ्यूज था। उसे याद आया कि पहले मिनो भी कंकाल जैसी दिखती थी, लेकिन बाद में वो इंसान नजर आई थी। जे हुआन मन में, क्या मेरी समझ में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है? जे हुआन ने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को ऊपर उठाया। भयानक स्वॉर्ड एनर्जी सीधे छत को चीरती हुई आसमान तक जा पहुंची। शॉकवेव इतनी जबरदस्त थी कि पास की बिल्डिंग्स तक उड़ गईं। इंस्पेक्टर कार्लेटन, जो उस वक्त गश्त पर था, इस अनोमली को तुरंत महसूस कर गया। वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गया। उधर जा और उसके साथी घबरा चुके थे। उनका बैरियर टूट चुका था। कोई प्लान बनाने से पहले ही कार्ल्टन अपनी फोर्स के साथ पहुंच गया। जे हुआन ने तुरंत एक चाल चली। जे हुआन, इंस्पेक्टर, इन लोगों ने आपकी सबसे पवित्र कानूनों का अपमान किया है। मुझे नहीं पता इन्होंने कौन कौन से रूल्स तोड़े हैं, लेकिन शायद ये लोग इस टैवर्न को बेस बनाकर पूरी दुनिया को तबाह करने वाले हैं। मिनो के चेहरे पर पसीना छलक आया। मिनो, मन में, जिन्हें दुनिया तबाह करनी है वो तो खुद तुम हो। कार्ल्टन ने जय हुआन की बातों पर एक पल को भी शक नहीं किया और तुरंत जा और बाकी को गिरफ्तार करने का इशारा कर दिया। जा और उसके लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कार्ल्टन की सिल्वर चेन्स पहले ही हवा में लहर चुकी थीं। जा के 2 साथी जकड़ लिए गए। कार्ल्टन ने हाथ घुमाया और एक बड़ा सा एक्स उसके हाथ में प्रकट हुआ। जा ने भी अपनी ब्रॉडस्वॉर्ड लेकर हमला कर दिया। जैसे ही दोनों टकराए, हवा में जबरदस्त दबाव पैदा हुआ और धूल का तूफान उठ गया। लेकिन मुकाबले में कार्ल्टन एकदम शांत और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। तभी जा की ब्रॉडस्वॉर्ड से एक हल्की सी टूटने की आवाज आई। जा ने गुस्से में जमीन से छलांग लगाई, लेकिन कार्ल्टन पहले से तैयार था। सिल्वर चेन्स फिर से निकली और सीधा जा की बांह पर लिपट गईं। एक जोरदार खिंचाव से कार्ल्टन ने जा को काबू में कर लिया। जा, मैं सुधर चुका हूं। लेकिन उसके हाथ कुछ और ही कर रहे थे। कार्ल्टन की नजर से बचते हुए जा ने अचानक एक काला ऑर्ब फेंका। जैसे ही ऑर्ब जमीन पर गिरा, पर्पल ब्लैक स्मोक पूरे कमरे में फैल गया। जा ने इसी केओस का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। ये काली स्मोक असल में ब्लैक क्लाउड थी, माइनस एक खतरनाक चीज जो आत्मा को बुरी तरह कंटामिनेट कर सकती थी। जा अभी प्लान फेल होने पर फ्रस्ट्रेट ही हो रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक मॉकिंग वॉइस आई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम गैंग लीडर की परमिशन के बिना ब्लैक क्लाउड्स इस्तेमाल करोगे। वो जो सामने आया वो ही था ब्लैक ब्लड वेव, जो जना जैसी ही पोजीशन रखता था। साफ दिख रहा था कि वो यहां जना की हार का मजाक उड़ाने आया है। जना और ब्लैक ब्लड वेव पेड़ों की ऊंचाई पर बैठे थे, शो शुरू होने का इंतजार करते हुए। ब्लैक ब्लड वेव थोड़ा चौंका जब उसने देखा कि वो बूढ़ा प्लेबॉय भी उस काले धुएं को सांस में ले चुका था। लेकिन अगले ही पल जब टावन से 2 शख्स बाहर निकले, जय हुआन और घायल मिनो, तो उसका पूरा ध्यान उनकी तरफ चला गया। जय हुआन ने मिनो को सहारा दे रखा था और वो ऊपर उनकी ही तरफ देख रहा था। उसके हाथ में आइस ड्रैगन स्वॉर्ड था और वो तलवार एक अजीब सी आवाज में गूंज रही थी, ऐसी जो दिलों में खतरे का सिग्नल दे। अचानक एक तेज स्वॉर्ड बीम उड़ती हुई आई और सीधे उस बड़े पेड़ को काटती चली गई। ब्लैक ब्लड वेव चौंक गया। ब्लैक ब्लड वेव, ये कौन है? बकवास, तू मुझसे पूछ रहा है, लेकिन मैं किससे पूछूं? और वो बंदा उस काले धुएं में जिंदा कैसे बच गया? और एक डियर सॉन्ग मैसेंजर बिना सींगों के, ऐसा पहले कभी नहीं सुना। पेड़ से कई लोग नीचे कूदे और जय हुआन अब और इम्पेशेंट लग रहा था। आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को जमीन में घुसेड़ते हुए वो बस एक बात सोच रहा था, इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसके लिए अब उसे टूल्स की पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। अगले ही पल एक विशाल 5 हॉर्न बीस्ट उसके पीछे प्रकट हुआ। उस जानवर की दहाड़ ऐसे थी जैसे ब्लेड की तेज किरणें चारों तरफ दौड़ रही हों। एक ही झटके में जना और ब्लैक ब्लड वेव को छोड़कर उसके सारे छोटे छोटे लाकीज जमीन पर गिर पड़े। ब्लैक ब्लड वेव ने बिना एक सेकंड सोचे जना को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। जना गुस्से से बड़बड़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर अपने 2 मरे हुए भाइयों पर गई। जना, शिट, क्या मैं यहां हारने वाला हूं? इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, जय हुआन उसके सामने आ चुका था। जय हुआन, ड्रीम डेमन कहां है? बता दे तो जान बख्श दूंगा। जना ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जना, ड्रीम डेमन? अगर मैंने उसका लोकेशन बता दिया तो मेरी जान बच भी जाए तो क्या फायदा? वैसे भी मरना है तो ट्राई करके देखते हैं। वो अपनी छाती से एक चमकता हुआ पत्थर निकालता है और निगल लेता है। जय हुआन की आंखें चौंक गईं। वो असल में सोल स्टोन था। मिनो ने उसे बताया था कि सोल स्टोन किसी इंसान को अनडेड बना देता है और कोई भी इसे छूना नहीं चाहता। जना का शरीर तेजी से म्यूटेट होने लगा और पल भर में वो एक विशाल दैत्य में बदल गया, जिसके मुंह में लंबी लंबी फैंग्स थीं। सड़क पर खड़े लोग इस मंजर को देखकर डर गए, लेकिन इससे पहले कि कोई रिएक्ट करता, जना का एक हाथ लताओं में बदल गया और भीड़ पर हमला कर दिया। जिस किसी को भी उसने छुआ वो उसकी नरिशमेंट बन गया। अब वो अनडेड था और उसे इस दुनिया की असलियत दिखने लगी थी। लेकिन आम लोगों के डर के उलट जना को यह आजादी बहुत पसंद आई। शायद जब वो अनडेड बना तभी उसकी सोल पूरी तरह से ट्विस्टेड हो गई थी। जय हुआन अब आइस ड्रैगन स्वॉर्ड निकाल चुका था और ठंडी नजरों से सामने खड़ा था।
उनकी आंखें टकराईं और दोनों ही कंफ्यूज थे। जना सोच रहा था, इस दुनिया में इंसान कहां से आ गए? जबकि जय हुआन के दिमाग में सवाल था, डाउट आई से भी वो इसके एसेंस को क्यों नहीं देख पा रहा? लेकिन जय हुआन ज्यादा सोचने वालों में से नहीं था। जिस चीज को वो देख न पाए उसे एक स्वॉर्ड से खत्म कर देना चाहिए। जना को कुछ समझ आता उससे पहले जय हुआन आइस ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ उस पर टूट पड़ा। एकदम तेज, क्लीन और डेडली अटैक। एक ही झटके में जना का सिर धड़ से अलग हो गया। जब उसका सिर जमीन से टकराया तब भी जना समझ नहीं पाया कि वो मरा कैसे। जय हुआन ने तलवार को म्यान में डाला और वापस टैवर्न की ओर मुड़ा। अब उसकी एक ही प्रायोरिटी थी, ड्रीम डेमन के बारे में पता लगाना। टैवर्न के बचे हुए लोग ही उसका जवाब हो सकते थे। मिनो ने काफी ज्यादा ब्लैक क्लाउड इनहेल कर लिया था। उसकी सोल कंटामिनेशन लेवल अब 94% पहुंच चुकी थी और अभी भी बढ़ रही थी। अगर ये 100% तक पहुंच गई तो वो एक ऐसा अनडेड बन जाएगी जिसने सारी रीजनिंग खो दी होगी। उसके साथ इंस्पेक्टर कार्ल्टन भी कंटामिनेट हो गया था। दोनों की हालत बेहद खराब थी। मिनो ने कांपते हाथों से जय हुआन का हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, मिनो, जब तक मेरी कॉन्शियसनेस बची है मुझे रिलीज कर दो। जय हुआन एकदम चुप हो गया। जय हुआन को यकीन था कि मिनो उसके लिए एक इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि उसकी डाउट आई इस औरत को देखकर क्यों हिचकिचा रही है। उसका अपना कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, उसके दिल में किसी भी औरत के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए तलवार निकालना उसके लिए आसान था। वो जैसे ही अपनी कमर से आइस ड्रैगन स्वॉर्ड निकालने ही वाला था तभी कोरिया ने उसका हाथ पकड़ा। उसे उम्मीद थी कि जय हुआन थोड़ा वक्त दे सकता है, शायद मिनो को अब भी बचाया जा सकता है। कोरिया जानती थी कि जय हुआन ने हमेशा इस दुनिया के बनाए गए नियमों को नकारा है और वो सिर्फ अपनी जजमेंट से ही तय करता है कि इंसानियत क्या है और सही क्या। उसे उम्मीद थी कि जय हुआन इस दुनिया से उम्मीद नहीं छोड़ेगा। जय हुआन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप टेंट से बाहर निकला और कार्ल्टन के टेंट में पहुंचा। इस वक्त कार्ल्टन के लोग उसके शरीर को एक 3 सींग वाले जानवर के हॉर्न से शुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस उस हॉर्न की ताकत बहुत कम थी और वो म्यूटेशन को रोक नहीं पाया। तभी अचानक टेंट का पर्दा उठा और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर कार्ल्टन के सारे लोग घबरा गए, क्योंकि ये आदमी था डेमन एक्सटर्मिनेशन जनरल ज़ाक्सिर। वो खास तौर पर अनडेड्स को खत्म करने में माहिर था। केओस एक ऐसी जगह है जहां न कोई जन्म होता है, न बुढ़ापा, न बीमारी और न मौत, लेकिन वक्त के साथ वहां की आत्माएं धीरे धीरे कंटैमिनेटेड होने लगती हैं। जो आत्माएं लाखों सालों तक खुद को स्टेबल नहीं रख पाती, वो अपनी ओरिजिनल मेमोरीज खोने लगती हैं। अगर कोई बीस्ट हॉर्न कंज्यूम ना करे तो वो अनडेड बन जाता है, और अनडेड्स बहुत खतरनाक होते हैं। सबसे कमजोर अनडेड भी 3 सींग वाले बीस्ट जितना ताकतवर होता है। इसलिए जब भी कहीं अनडेड दिखाई देता है, चारों बड़े किले सारी एक्टिविटीज रोक देते हैं और उन्हें एलिमिनेट करना पहली प्रायोरिटी बन जाती है। ज़ाक्सिर का यहां आना मतलब साफ था, वो कार्ल्टन और मिनो दोनों को मारने आया था। लेकिन जैसे ही उसका ब्लेड गिरने वाला था, जय हुआन ने नंगे हाथों से उसका वार रोक लिया। जय हुआन, ये इंसान अभी नहीं मर सकता, मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं। ज़ाक्सिर हैरान रह गया। वो जय हुआन की आइडेंटिटी तो नहीं जानता था, लेकिन सिर्फ बेयर हैंड ब्लॉक देखकर ही समझ गया कि सामने वाला उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ज़ाक्सिर ने चेतावनी दी, कार्ल्टन एक 5 टाइम अडेप्टर है, अगर ये अनडेड बन गया तो उसका विनाश अकल्पनीय होगा। जय हुआन ने शांत लहजे में कहा, जरूरी नहीं। फिर उसने एक 5 सींग वाले बीस्ट का हॉर्न निकाला, उसे पीस कर पाउडर बनाया और कार्ल्टन और मिनो दोनों को खिला दिया। नतीजा फौरन दिखा। कार्ल्टन की म्यूटेशन वहीं रुक गई, लेकिन मिनो की हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत कमजोर थी। ज़ाक्सिर ने फिर तलवार निकाली, लेकिन उससे पहले कोरिया सामने आ गई और चिल्लाई, कोरिया, जल्दी से चिंगचू को बुलाओ, उसका अनडेड स्लैश कंटामिनेशन को काट सकता है। लेकिन डेमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। क्या मजाक है? डिवाइन डॉक्टर इतनी छोटी बात के लिए यहां क्यों आएगा? किसी ने ताना मारा। ज़ाक्सिर ने जय हुआन की ओर देखा, जो अब भी उसके सामने डटा था। ज़ाक्सिर, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, अब मैं और नहीं झुक सकता। जय हुआन की आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। उसने अपनी कमर की आइस ड्रैगन स्वॉर्ड थाम ली। जय हुआन, उस लड़की को अब मैं संभालूंगा, आखिर उसने खुद को मुझे सौंपा है। जय हुआन ने अपनी डाउट आई एक्टिवेट की और तलवार को मिनो की बॉडी की तरफ थ्रस्ट करने ही वाला था, तभी एक तेज रोशनी उसे अचानक खींचकर वर्ड स्पेस में ले गई। वो हैरान हो गया। उसने देखा सामने एक बूढ़ा आदमी मिनो के सामने क्राउच करके बैठा था। बूढ़ा आदमी चौंका और चिल्लाया, तू कौन है? मेरी दुनिया में क्यों घुस आया? जय हुआन ने डाउट आई से उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसे शक हुआ, शायद यही कंटामिनेशन का सोर्स है। जय हुआन ने तलवार निकाली और सामने वाले बूढ़े आदमी ने भी अपनी तलवार उठा ली। दोनों एक साथ भिड़े, लेकिन पहला ही वार ऐसा था कि दोनों रुक गए। दोनों ने एक दूसरे के वार को ब्लॉक कर दिया था। तभी बूढ़े आदमी की तलवार में दरारें पड़ने लगी। वो चौंक गया, जैसे यकीन ही न हो रहा हो।
और अगले ही पल उसकी तलवार टूट गई। वो दोनों वॉइड स्पेस से बाहर लौट आए, वापस रियल वर्ल्ड में। बूढ़े आदमी के हाथ में अब सिर्फ एक टूटी हुई तलवार थी। जैसे ही जिहुन ने उस तलवार को तोड़ा, सामने वाला शख्स गुस्से में चीखा, कमबख्त, मेरी प्यारी तलवार, ये 4 सींगों वाले बीस्ट से बनी थी, तूने मेरी सबसे कीमती चीज तोड़ दी। जय हुआन चुपचाप खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सामने वाला पागल है या बस ड्रामा कर रहा है। वो ठगासा महसूस कर रहा था। वाह क्या बढ़िया, एक स्कैमर से पाला पड़ गया। इसी बीच जाक्सियर के चेहरे पर हैरानी छा गई। जाक्सियर, डिवाइन डॉक्टर, आप यहां कैसे? हाँ, ये वही था, वो डिसअपेरेड डिवाइन डॉक्टर चिंगशू जिसके बारे में कोरिया ने बताया था कि वो टेस्ट 100 यूज कर सकता है। जाक्सियर घबराया हुआ दिखा। डिवाइन डॉक्टर, अगर आप चले गए तो सिटी लॉर्ड का क्या होगा? चिंगशू झुंझलाया हुआ था। जब मेरी प्यारी मरी जा रही है तो उस घटिया सिटी लॉर्ड की कौन परवाह करेगा? जय हुआन बस देखता रह गया बिना कोई रिएक्शन के। चिंगशू ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, अब क्या किया जाए? बिना तलवार के मैं 100 कर ही नहीं सकता। पर तभी उसकी नजर जय हुआन की कमर पर लटकती आइस ड्रैगन स्वॉर्ड पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। जय हुआन अब तंग आ चुका था। उसने चिंगशू को पकड़कर सीधे पूछा, अगर मैं तुम्हें अपनी तलवार दे दूं तो तुम उसे बचा सकते हो? चिंगशू ने पूरी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। जय हुआन ने बिना सोचे समझे अपनी आइस ड्रैगन स्वॉर्ड उसे थमा दी, जिससे चिंगशू भी चौंक गया। अजनबी पर इतनी आसानी से भरोसा? ये बंदा या तो पागल है या बहुत ताकतवर। पर अब वक्त था डिवाइन डॉक्टर के जलवे दिखाने का। एक वॉरियर जो पेंट नहीं कर सकता, वो असली डॉक्टर नहीं होता। चिंगशू ने तलवार को उठाया और मरीज यानी मिनो की तस्वीर अपने वर्ल्ड में स्केच करना शुरू किया। जैसे ही वो ड्राइंग पूरी करने ही वाला था, उसकी आंखें घूम गईं और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। टर्न्स आउट सिटी लॉर्ड का लगातार इलाज करते हुए उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी। उसके वर्ल्ड की दीवारें भी अब टूटने लगी थीं। जमीन पर मिनो की अधूरी तस्वीर देख चिंगशू चिल्लाया, नहीं। जय हुआन ने जमीन से तलवार उठाई। चिंगशू घबरा गया। बेवकूफ, अभी तक मेरे वर्ल्ड में इंटीग्रेट भी नहीं हुआ और अनडेड इमिटेट करने चला है। जय हुआन की आंखों में डिटर्मिनेशन था। मुझे टेक्निक्स नहीं आती, पर फॉर्म कॉपी करना शायद काफी हो। चिंगशू ने रोकने की बहुत कोशिश की। रुक जा, ये कोई मजाक नहीं है। 100 यूं ही कोई नहीं कर सकता। पर जय हुआन ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके चारों ओर गोल्डन पार्टिकल्स और लाइट स्ट्रीम्स घूमने लगे। तलवार की नोक से इंक टपक रहा था। ये पहली बार था जब वो किसी को बचाने के लिए तलवार उठा रहा था। मिनो की तस्वीर उसके दिमाग में साफ होती जा रही थी। उसने बिना रुके आइस ड्रैगन स्वॉर्ड से ड्राइंग शुरू की। जैसे ही उसने एक तिल पर डॉट मारा, तस्वीर पूरी हो गई। मिनो की आवाज गूंजी, मिनो, थैंक यू। तुम्हें याद था मेरे चेहरे पर तिल है। मिनो का कंटामिनेशन लेवल घटने लगा। सभी हैरान रह गए। चिंगशू ने जय हुआन की तरफ देखा और पूछा, तू है कौन? 100? नहीं, ये तो 100 है। जाक्सियर भी दंग रह गया। जाक्सियर, डॉक्टर, आप कहना चाह रहे हैं कि इस बंदे ने 100 जैसा कुछ किया? चिंगशू ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे मानना पड़ेगा। और असल में 100 कोई टेक्निक नहीं है। कोई अडेप्टर इसे नहीं कर सकता। वो भी मेरी तरह एक अवेकनर है। अवेकनर वो लोग जो सिस्टम के रूल्स को नहीं मानते फिर भी अजीबोगरीब ताकत हासिल कर लेते हैं। केओस रियल में ऐसे लोग गिने चुने ही हैं, लेकिन ये सिस्टम को पलटने की ताकत रखते हैं। चिंगशू की बात सुन जाक्सियर के चेहरे पर उम्मीद चमक उठी। डॉक्टर, आपने कहा था कि अगर कोई दूसरा भी 100 कर ले तो हम सिटी लॉर्ड को बचा सकते हैं। चिंगशू बोला, शांत रहो। अभी ये पक्का नहीं कि वो कौन है और कितना कर सकता है।